आरसीबी 11 मैचेस में 16 पॉइंट के साथ पॉइंट्स टेबल पे टॉप पर बैठी है। इस सीजन हमारे सारे प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है और वहीं अगर हम बात करें आरसीबी की प्लेइंग 11 की तो इसमें हमने ज्यादा चेंजेस नहीं देखे, लेकिन पिछले 2 मैचेस में 2 हमें फोर्स्ड डेब्यू कराने पड़े हैं। दिल्ली वाले गेम में बात करें तो जेकब बेथेल का, और पिछले गेम में जो सीएसके के खिलाफ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था उसमें हमको डेब्यू कराना पड़ा लुंगी एनगिडी को। तो लुंगी एनगिडी और जेकब बेथेल जिनकी जगह पर आए थे उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है, उसको हम डिस्कस करेंगे। जी, हम बात कर रहे हैं फिल सॉल्ट और जॉस हेजलवुड की। फिल सॉल्ट डेली वाला गेम भी नहीं खेले थे, उनकी फॉर्मर टीम थी और उनके खिलाफ जैसे ही टॉस पे हमको लगा कि वो तो खेलने ही वाले, विराट कोहली के साथ वो ओपन करने ही वाले, तो टॉस पे अपडेट मिलती है कि उनको इलनेस है। अब इलनेस कितनी सीरियस थी नहीं थी, हमको लगा भाई नॉर्मल इलनेस है, एक मैच बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन सीएसके वाले गेम में भी जेकब बेथेल ही खेलते दिखे। वहीं पे जॉस हेजलवुड जो मैच से एक दिन पहले प्रैक्टिस करते नजर आए, वो भी अपनी फॉर्मर टीम सीएसके के खिलाफ वाले मैच में नहीं दिखे और कमेंट्री में ये बात हर्षा भोगले ने कंफर्म कर दी कि उनको शोल्डर निगल है। अब कितनी सीरियस है इस पे अपडेट आई है दिनेश कार्तिक की। दिनेश कार्तिक ने कहा है कि फिंगर क्रॉस्ड सॉल्ट और हेजलवुड दोनों हमको अगले मैच में अवेलेबल मिलेंगे। अगर हम इनके रिप्लेसमेंट की बात करें तो जेकब बेथेल, मिचेल स्टार्क को बहुत अच्छा मारा था उन्होंने, दिल्ली के खिलाफ मैच में एक चौका एक छक्का मारा, उसके बाद में आउट हो गए थे, लेकिन जब सीएसके के खिलाफ उनको प्रॉपर चांस दिया गया तब उन्होंने दिखाया कि मैं किस मिट्टी का बना हूं। यूं ही नहीं इंग्लैंड के तीनों फॉर्मेट जेकब बेथेल खेलते हैं, स्टार बॉय यूं ही नहीं फैंस उनको कहा करते हैं। जेकब बेथेल ने अपने दूसरे ही आईपीएल मैच में मार दिया अर्धशतक और सीएसके को दिखा दिया कि भाई आपके पास ही सिर्फ यंग स्टार नहीं है, हमारे पास भी सबसे बड़ा सुपरस्टार है वर्ल्ड क्रिकेट का इस समय, जो आगे जाके बहुत बड़ा एक खिलाड़ी बन सकता है। विराट कोहली के साथ जिस तरीके से उन्होंने कामनेस रखी, पहले ही ओवर में खलील के 3 चौके मार के उन्होंने बता दिया था कि ही इज हेयर टू स्टे। जब बारी आई लुंगी एनगिडी की तो सबसे पहले तो सारे फैंस बहुत हैरान थे जब मैच से पहले जॉस हेजलवुड बिल्कुल भी वार्म अप करते नजर नहीं आए। जहाँ पे बारिश की थोड़ी बात चल रही थी कि बारिश हो सकती है, ओवरकास्ट कंडीशन होगी, तो वहीं पर जॉस हेजलवुड का रोल जो है काफी बढ़ जाता है आरसीबी के लिए। लेकिन मैच से पहले हम देखते हैं कि जॉस हेजलवुड बिल्कुल भी वार्म अप नहीं कर रहे और उनकी जगह पे लुंगी एनगिडी अपना रनअप मार्क कर रहे हैं। तो सभी फैंस को टेंशन हो गई कहीं जॉस हेजलवुड इंजर्ड तो नहीं है। और टॉस पे रजत पाटीदार ने ये तो कहा कि जॉस हेजलवुड अवेलेबल नहीं है आज के मैच के लिए, लेकिन उसका असली रीजन नहीं बताया। लेकिन जब पहला ओवर चल रहा था मैच का तब वहां पे कंफर्म करते हैं हर्षा भोगले कि उनको शोल्डर निकल है। अब डीके ने अगर कह दिया है कि आपके दोनों प्लेयर्स फिल सॉल्ट और हेजलवुड ये अगले मैच के लिए अवेलेबल होंगे, तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आप उनको डायरेक्टली टीम में ला देंगे या फिर जिन प्लेयर्स ने आपके लिए अच्छा किया उनके एब्सेंस में उनके साथ आप कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अगर दिमाग से सोचा जाए तो जेकब बेथेल ने कितना भी अच्छा कर लिया हो, फिल सॉल्ट की पहली प्रेफरेंस बनती है, अगर वो फुल्ली फिट हैं तो खेल जाएंगे। सेम फॉर हेजलवुड। हेजलवुड ने जिस तरीके से इस पूरे सीजन अच्छी गेंदबाजी करी है, पर्पल कैप की रेस में अपने आप को इतना आगे रखा है, तो एनगिडी कितना भी अच्छी बॉलिंग कर लें एक प्रेशर सिचुएशन में, लेकिन अगर हेजलवुड फिट हुए तो उन्हीं का ही खेलना बनेगा। और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि जो हेजलवुड और सॉल्ट ने मैचेस मिस किए, अगर ये मस्ट विन मैचेस होते हैं आरसीबी के लिए, आरसीबी कंफर्टेबली टॉप 4 की स्पॉट पे नहीं बैठा होता, तो मुझे लगता है ये दोनों प्लेयर्स ये मैचेस खेल जाते। अब हम थोड़े से ठीक पोजीशन पे है, टीम उनके बिना भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आपने देखा कि ठीक है एक अपॉर्चुनिटी है खासतौर से हेजलवुड के लिए कि उन्होंने राजस्थान वाले मैच के बाद बोला भी था कि थोड़ा सा फटीग वो महसूस कर रहे हैं। एक फास्ट बॉलर के लिए वो भी एट द स्टेज जिस लेवल पे वो खेलते हैं और जिस एज पर वो इस समय है, तो हेजलवुड को फटीग आना बहुत कॉमन बात है। तो उनको वहाँ पे एक मैच का रेस्ट भी मिल गया, तो ऑलमोस्ट उनको 1.5 हफ्ते का यहाँ पे गैप मिल गया जो पिछला मैच उन्होंने खेला था और नेक्स्ट मैच जब वो भी खेलेंगे। तो मेरे ख्याल से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक तरह से देख सकते हैं। और हमारी बेंच स्ट्रेंथ जो शायद से हमको ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़ भी जाए तो भरोसा है कि अगर इन प्लेयर्स को मौका दिया जाएगा तो ये अच्छा करेंगे। तो ओवरसीज़ प्लेयर की अगर बात करें तो 3 चेंजेस जो आरसीबी ने अपने पहले मैच में उतारी थी 4 ओवरसीज़ प्लेयर, और अभी तक देखें तो 3 चेंजेस हमने बड़े कर दिए हैं, जहाँ पे रोमारो शेपर्ड ने दिखा दिया 14 बॉल हाफ सेंचुरी मार के कि वो भी किसी से कम नहीं है। एनगिडी ने हेजलवुड के एब्सेंस में अच्छा स्पेल डाल दिया और जेकब बेथेल ने भी दिखा दिया कि मैं फ्यूचर के लिए ही नहीं सिर्फ हूँ, मुझे आप चाहें तो प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी तक तो उनकी बॉलिंग हमने देखी नहीं है, विद द बॉल भी टर्निंग ट्रैक्स पे वो अच्छा कर सकते हैं। और क्या पता अगर अगले मैच में भी आरसीबी की मैनेजमेंट चाहे कि हम बेथेल के साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि 2-3 चीज़ें इनके पक्ष में जाती है कि भाई इंग्लैंड के अपकमिंग टैलेंट है, तीनों फॉर्मेट इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है और आपके फ्यूचर ब्रांड भी बन सकते हैं। तो अगर आरसीबी चाहे कि अगला मैच भी उनके साथ जाना है तो एक आना में क्या पता आपको 1-2 ओवर भी इनकी तरफ से देखने को मिल जाए। वहीं आरसीबी की कुछ गलतियों की अगर मैं बात करूं, देखिए पॉजिटिव्स हमने कल की वीडियो में बात करें, वो आप जाके सारे पॉजिटिव सुन सकते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव्स जो एक रात सोने के बाद में हमारी जब नींद खुली तब हम जीत का थोड़ा नशा उतर गया था। अब हम थोड़ा अगर प्रैक्टिकल हो जाए तो कैचेस छोड़ना ये कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी लेवल के क्रिकेट पे। आपने देखा निकोलस पूरन ने कैच छोड़ा था जब 21 रन पे थे प्रभ सिमरन, फिर उन्होंने 90 प्लस का स्कोर किया,
तो इतने भारी आपके लिए पड़ जाते हैं। आरसीबी को उतना हर्ट अभी नहीं करेगा क्योंकि आप मैच जीत गए थे एट द एंड, लेकिन अगर मैच हार गए होते तो ये 3 कैचेस याद आते, जिसमें कप्तान, रजत पाटीदार, विराट कोहली, एनगिडी, इन तीनों ने एक एक कैच छोड़ा था। अगले ही ओवर में एनगिडी आते हैं और 2 बैक टू बैक विकेट्स लेते, तो अपने आप को उन्होंने रिडीम कर लिया, लेकिन वहीं आरसीबी मैच हारता तो ये मोमेंट्स आपको चुभते। दूसरी जो मेरे को दिक्कत लग रही है आरसीबी की इस बैटिंग के साथ कि रजत पाटीदार और जितेश का मिडिल ओवर्स में नहीं चलना। रजत की शुरुआत अच्छी हुई थी सीजन की, लग रहा था कि कप्तानी और बैटिंग दोनों पे ठीक ठाक उनका पकड़ है, लेकिन भाई रन नहीं आ रहे उनके, काफ़ी टाइम हो गया। सीएसके के खिलाफ पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच थे वो, और कल भी यही उम्मीद थी कि अब शायद से इस मैच में, इस ओकेजन पे वो रन्स करेंगे, लेकिन रजत का बल्ला नहीं चल रहा। जितेश से जो उम्मीद थी मेरी, उस पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतर पा रहे हैं। ठीक है, जिसमें सब मारेंगे उसमें आपकी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी रन्स की, लेकिन जब ज़रूरत थी तब आपको मारना चाहिए था। 12 से 17 ओवर के बीच में आरसीबी का ठर्रा बैठ गया था, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है इस लेवल पे, जहाँ पे आपको इजीली 225 जाना चाहिए था, वहाँ पे आप रोमारियो शेपर्ड की वो मैजिकल इनिंग्स की वजह से 200 पार कर पाए। नीचे बैटिंग में मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत वाली बात है। लोग अब सेम कॉन्वर्जेशन में देवदत्त को भी घसीटना चाह रहे हैं कि देवदत्त के 2 लगातार लो टोटल हो गए, लेकिन मेरे को लगता है देवदत्त का जो नंबर 3 पे काम है वो उन्होंने बखूबी निभाया है 4-5 मैचेस में। ठीक है, वो आधे मैचेस में चलेंगे, आधे में नहीं चलेंगे, तो बाकी प्लेयर भी तो इसलिए, जिसमें वो नहीं चले बाकी में जितेश चल जाए, किसी में रजत चल जाए, लेकिन इनका काफ़ी टाइम हो गया कि एक बढ़िया इनिंग नहीं आई है। ऑफ द फील्ड बहुत अच्छे दोस्त हैं दोनों, कैप्टन और वाइस कैप्टन है आरसीबी के, तो मैं चाहूँगा ये दोनों बढ़ के आए आगे और सबको दिखाएं कि इस तरीके से टीम को लीड किया जाता है। बाकी कैप्टनसी की अगर बात करें रजत पाटीदार की, तो सही टाइम पे चेंज करते हैं, फील्डिंग बढ़िया सेट हो रही है, टीम के साथ जो प्लान बन रहा है वो अच्छा हो रहा है। और एक और जो चीज़ है वो ये चल रही है कि रजत पाटीदार से विराट कोहली खुश नहीं है, तो वो जब सीएसके से टीम जीती तो ज़्यादा खुश नहीं नजर आए। तो भाई मेरे को ऐसा नहीं लगता है, मैंने ऐसा दोनों के बीच में कुछ ऐसी अनबन नहीं देखी है। दोनों को साथ में एंडी फ्लावर के बात करते हुए मैंने देखा है मिड इनिंग्स में, तो मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। विराट कोहली का ये हो सकता है कि शायद से उनके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, या सिर्फ और सिर्फ वो फोकस है ट्रॉफी को लेकर, इसलिए विराट कोहली ज़्यादा सेलिब्रेट करते आपको इस समय नज़र नहीं आ रहे। विराट कोहली नहीं तो सीएसके के खिलाफ मैच, दूसरी बात बेंगलुरु में, और तीसरा इतना क्लोज मैच हो, तो विराट कोहली सेलिब्रेट ना करे ऐसा हो नहीं सकता। या तो शायद से विराट कोहली को ये पता था कि ये आखिरी मैच है एमएस धोनी का आरसीबी के खिलाफ, शायद ये आखिरी मैच है जब विराट कोहली एमएस धोनी से सेम स्टेज पे खेल रहे हैं, तो ये एक कारण हो सकता है मे बी कि विराट कोहली को धोनी ने पहले से बता दिया हो, जिसकी वजह से वो उतना सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके कैप्टन रह चुके हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट है दोनों के बीच, तो विराट कोहली ने सही नहीं समझा हो कि मैं इसको ज़्यादा सेलिब्रेट करूँ। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि उनका फोकस अब ट्रॉफी पे हो, ज़्यादा वो आसपास नहीं देख रहे हो, तो वो चाहते हो कि भाई मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस ट्रॉफी पे रहेगा, इसलिए मैं अब ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करना चाहता, ट्रॉफी उठा के अब रियल सेलिब्रेशन होगा। तो जो भी है उनकी पर्सनल बात है, हमको ज़्यादा इसमें घुसना नहीं चाहिए। और ठीक है, मेरे को नहीं लगता टीम में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है, और सारी टीम में जो आपको ट्रैवल डायरीज देखने को मिलती है, बाकी पोस्ट मैच ड्रेसिंग रूम टॉक्स जो देखने को मिलती है आरसीबी की तरफ से, उसमें मेरे को कोई भी ऐसा अनयूजुअल या ख़राब नहीं लग रहा है। तो आरसीबी के नेक्स्ट 3 मैच बहुत क्रूशियल हैं, जिसमें से हमें खेलना है एकाना में जाके एलएसजी से, उसके बाद 2 होम गेम खेलने हमें एसआरएच और केकेआर से। तो आरसीबी का ऑलमोस्ट टॉप 2 कंफर्म हो चुका है, क्योंकि हमारे नीचे जो 5 टीम है उनके आपस में बहुत सारे मैचेस हैं। तो अगली वीडियो में बात करेंगे कि आरसीबी का कैसे टॉप 2 ऑलमोस्ट आप कंफर्म मानिए, और कैसे यहाँ से आरसीबी के खिलाफ फाइनल में मुंबई इंडियंस या गुजरात या जीटी या पंजाब पहुँच सकती है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। होपफुली काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि हेज़लवुड और सॉल्ट का क्या स्टेटस है, तो डीके ने बता दिया, अब मैंने उनकी बात आप तक पहुँचा दी है। तो आपको ये अपडेट पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसी और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं आपसे अगली एक और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।